चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर मैं पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत दिनों के बाद हम लोग यदि बात करें दोस्तों तो हम लोग को मुलाकात हो रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पे। और आप सभी को देख रहे हैं दोस्तों कि ये नज़दीक एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। तो एग्ज़ाम का जब टाइम नज़दीक आ चुका है तो हम लोग को चैप्टर्स तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग यदि बात करें तो जो हमारे केमिस्ट्री का सबसे पहले मैं पोर्शन लेकर के आया हूं। और केमिस्ट्री में क्या करूंगा दोस्तों, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जितना भी आपको चैप्टर्स पढ़ना है, एक एक चैप्टर के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल पहले अध्ययन करेंगे। जो भी आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, एग्ज़ाम से संबंधित होगा, सारे टॉपिक के बारे में अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्टिव पहले तो क्लियर करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। और जो 5 चैप्टर्स हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है दोस्तों, तो उसमें से मैं एक चैप्टर्स लेकर के आया हूँ। बात किया जाए दोस्तों इसमें धातु और क्या अधातु। तो धातु और अधातु की यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है। यदि हम लोग बात करें तो पढ़ना इसमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग ज़्यादा फालतू पढ़ेंगे भी नहीं। जो भी हम लोग को एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस रहेगा उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज दोस्तों मैं कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करता हूँ, कुछ ऐसे टर्म जिससे आप लोगों को भली भांति परिचय होगा। और यदि जानते होंगे तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं भी जानते होंगे तो इसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या एग्ज़ाम में ना आए। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको बोलते हैं धातु और क्या दोस्तों अधातु। तो इसी का एक छोटा सा मैं टॉपिक उठा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें हम लोग बात किया जाए। इसमें बात करते हैं कि हम लोग लिखते हैं दोस्तों, यदि बात किया जाए तत्वों के बारे में, यदि बात करते हैं तत्वों के निष्कर्षण से संबंधित, तत्वों की अवस्था से संबंधित। तो यदि बात किया जाए तो हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे आप लोग एक टर्म सुनते होंगे दोस्तों जिसका नाम होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। एक्सट्रैक्शन क्या बोला, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या दोस्तों, एलिमेंट। एक छोटा सा टर्म यूज होता है दोस्तों किसमें, तो धातु और अधातु में। तो धातु और अधातु में एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग यदि बात करें तो बोलेंगे तत्वों का निष्कर्षण। क्या बोलेंगे, तत्वों का निष्कर्षण। तो चलिए हम लोग बात करते हैं तत्वों का निष्कर्षण के बारे में। तो तत्वों का निष्कर्षण यदि बात कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा गया है तत्वों का क्या निष्कर्षण, तो तत्वों का निष्कर्षण जो लिखा गया है तो इसके बारे में आपको समझना है कि तत्वों का निष्कर्षण से संबंधित मेटल एंड नॉन मेटल में, तो तत्वों का निष्कर्षण से संबंधित कुछ छोटे छोटे आपको टर्म डिफाइन किया जाते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे टर्म होते हैं। तो टर्म जो हम लोग बात करें दोस्तों, छोटे छोटे मैं बोल रहा हूँ, डिफिनेशन इसमें आएगा। तो इससे क्वेश्चन से आपको बनने का संभावना 100% रहता है। और इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट है और मेटल या नॉन मेटल का दोस्तों पार्ट 1 है। आज जानते होंगे आज 21 नवंबर 2020 है दोस्तों। तो चलिए आज मैं चैप्टर स्टार्ट ही करने जा रहा हूं। और आप लोगों से मेरी यही विनती रहेगी कि यदि आप लोग को समझ में आता है तो अपने मित्रों को बोलिए कि हम लोग इस चैनल से पढ़ते हैं, और इसको सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करवाइए। चलिए तो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। धातु और अधातु का एक छोटा सा टर्म यूज होता है, तत्वों का क्या निष्कर्षण, जिसको बोल रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। अब इसमें यदि बात करें तो हम लोग को क्या क्या टर्म यूज होगा दोस्तों, तो इसमें आपको लिखा गया है दोस्तों एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं खनिज। क्या बोलेंगे, खनिज। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलेंगे, मिनरल्स। तो खनिज हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो खनिज पहले हम लोग समझेंगे कहते हैं किसको, तो खनिज का डिफिनेशन आपको समझना पड़ेगा। तो एक दो बार मैं दोस्तों रिपीट करूंगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो खनिज की मैं यदि बात करूं दोस्तों, तो खनिज के बारे में आपको कहता है, किसके बारे में, खनिज, जिसको आप लोग बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो खनिज की मैं बात करूं तो खनिज का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको लिखा गया है मिनरल्स। यहाँ पे हमने क्या लिखा है दोस्तों, मिनरल्स। तो खनिज को आपने लिखा दोस्तों मिनरल्स। तो मिनरल्स हम लोग कहेंगे किसको, तो इसको तो यदि पहले आप समझ लीजिए कि मिनरल्स कहेंगे किसको। तो कहता है दोस्तों कि कोई भी तत्व यदि बात किया जाए तो तत्व आपको 2 स्टेज में मिलेंगे। कोई भी तत्व आपको कहता है कि 2 अवस्था में मिलता है, एक मिलता है मुक्त अवस्था में और एक मिलता है संयुक्त अवस्था में। समझिएगा, कहता है कि तत्व जो होता है दोस्तों, तत्व आपको मिलेगा, आपको कहता है कि मुक्त अवस्था में मिलेगा तो कुछ संयुक्त अवस्था में मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में मिलता है, कौन सा तत्व संयुक्त अवस्था में मिलता है। इससे पहले हम लोग खनिज समझ लें। तो खनिज की यदि बात किया जाए दोस्तों, तो खनिज के बारे में कहता है कि मान लिया जाए दोस्तों कि हमारा अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है, पृथ्वी का क्या ऊपरी सतह।
तो पृथ्वी का यदि ऊपरी सतह है, इसी को बोलते हैं दोस्तों भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। क्या बोलेंगे? भूपर्पटी। और कहता है कि जो पदार्थ आपको पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के क्या अंदर से, तो जो पदार्थ को पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से कहता है आप लोग की, जो पदार्थ को पृथ्वी के अंदर से खनन के द्वारा, किसके द्वारा? खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो पदार्थ को कहता है दोस्तों पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से किसके द्वारा? खनन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हमने बोला कि जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, पृथ्वी के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी का नाम पड़ता है दोस्तों खनिज। और इसके लिए आपको दोस्तों एक टर्म यूज होता है जिसका हमने बोला, पहला टर्म बोला कि खनन के द्वारा प्राप्त होता है, तो वैसा पदार्थ जिसे खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको खनिज कहेंगे। या तो आप इसमें एक टर्म यूज करते हैं जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होता है, जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होता है। तो हमने आपको बोला कि जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होता है, समझिएगा, हमने बोला कि जिसका निश्चित आंतरिक क्या होता है? संरचना होता है। ये कहता क्या है दोस्तों? यदि बात किया जाए कि हम लोग लिखते हैं Fe2O3, Fe2 क्या? O3। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि Fe2O3 आपने लिखा तो इसको आप लोग बोलते हैं कि हेमेटाइट है, हेमेटाइट है। Fe2O3 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों हेमेटाइट, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट आपको लिखा गया है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आप लोग जानते हैं कि लोहा का जो आंतरिक संरचना का मतलब आप लोग यदि समझिए तो आंतरिक संरचना की यदि बात किया जाए तो आंतरिक संरचना के बारे में कहता है कि यदि मान लिया जाए कि लोहा का यदि संयोजकता दोस्तों 3 होता है या 2 होता है तो 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अंदर से निकाल रहे हैं तो उसका संयोजकता आपको 8 हो जाएगा चाहे 10 हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन का संयोजकता दोस्तों यदि 2 होता है तो उसका संयोजकता 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका संयोजकता बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो संयोजकता उसका बदलता नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक संरचना। क्या बोलते हैं? आंतरिक संरचना। तो चलिए आप लोग समझिए, हमने बोला कि जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, पृथ्वी के अंदर से खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होता है, उसी को बोलते हैं खनिज। एक बार पुनः सुन लीजिए, हमने बोला कि जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर से खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होता है, तथा जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों खनिज। अब पहले आपको यह समझना होगा कि यदि पहले तो आप यह बताइए कि आपसे अगर बोले दोस्तों कि खनिज, हम लोग कहेंगे कि इसको खनिज को परिभाषित करें, तो खनिज को यदि आपको परिभाषित करने की यदि बात करता है कोई दोस्तों तो आपको बोलना पड़ेगा कि जिस पदार्थ को खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसका आंतरिक संरचना निश्चित होता है, तथा आंतरिक संरचना क्या होता है? निश्चित होता है, उसी को बोलेंगे खनिज। चलिए एक बार पुनः मैं बोल देता हूँ, वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त होता है तथा जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होता है उसको क्या बोलेंगे? खनिज। तो खनिज का डिफिनेशन आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। अब यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो खनिज हम लोग निकालते हैं किसके लिए? तो धातु की प्राप्ति के लिए। जैसे हमने बोला हेमेटाइट एस लिखा है यहाँ पे, तो हेमेटाइट जो आपको लिखा गया है इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा Fe। क्या दिखाई पड़ रहा है? Fe। तो Fe जब दिखाई पड़ रहा है आपको तो बोलूँगा मैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपको Fe लिखा गया है इससे मतलब क्या निकाल सकते हैं हम लोग? लोहा निकालेंगे, क्योंकि आपको लोहा का है, जब इसमें Fe मौजूद है तो लोहा निकालेंगे। ऐसा थोड़ी है कि इससे हम लोग तांबा निकाल लेंगे या इससे मैग्नीशियम निकाल लेंगे या सोडियम निकाल लेंगे। तो जिस धातु का खनिज रहेगा वही धातु हम लोग प्राप्त करेंगे। तो खनिज से हम लोग दोस्तों धातु प्राप्त करते हैं। खनिज से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? धातु। चलिए यदि आप लोग खनिज से धातु प्राप्त करते हैं तो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिससे धातु प्राप्त करने में हम लोग को ज़्यादा, कहने का मतलब खर्च पड़ जाता है, जिससे धातु प्राप्त करने में खर्च भी ज़्यादा पड़ जाता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। तो कहने का मतलब कठिनाई बढ़ता है, खर्च भी बढ़ता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब मान लिया है कि हमने बोला दोस्तों यहाँ पे लिखा हेमेटाइट Fe2O3 और एक टर्म लिया Fe3O4 जिसको आप लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। समझिएगा ज़रा, हमने इसको बोला मैग्नेटाइट। चलिए हमने बोला Fe2O3 को हेमेटाइट। दोस्तों क्या बोला था? हेमेटाइट, हेमेटाइट। और यदि आप लोग बात करेगा तो Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। तो Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट। यदि आप लोग इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं तो हमको ज़रा ई बताइएगा आप लोग
हमने बोला दोस्तों इससे भी आप लोहा निकालिएगा, इससे भी क्या निकालिएगा, लोहा निकालिएगा। मान लिया जाए इससे हम लोग को लोहा सस्ता निकला, इससे लोहा क्या निकला, सस्ता। ऐसा खनिज है जिससे हम लोग को लोहा सस्ता निकला, और ये भी खनिज है जिससे हम लोग को लोहा कहता है दोस्तों कि महंगा निकला। तो महंगा जो हम लोग को निकला, क्वालिटी सेम ही है, लेकिन एक सस्ता निकला एक महंगा निकला। और कहता है कि आसानी पूर्वक निकल गया, क्या दोस्तों, आसानी पूर्वक। और ये कहता है कि कठिनाई पूर्वक निकला, कौन पूर्वक, कठिनाई पूर्वक। तो इसको आपने बोला दोस्तों कि कठिनाई पूर्वक निकला, साथ साथ महंगा निकला। और ये आपको सस्ता निकला और साथ साथ क्या निकला, आसानी पूर्वक निकला। बट दोनों का कहा कि क्वालिटी सेम है, दोनों का क्वालिटी क्या है दोस्तों, सेम है। जब दोनों का क्वालिटी सेम है तो आप ये बताइएगा कि कौन ऐसा होगा दोस्तों व्यक्ति जो महंगा भी निकले और क्वालिटी भी सेम हो, सस्ता भी निकले और क्वालिटी भी सेम हो। तो कहने का मतलब इसमें तो प्रेफर लोग यही करेगा कि जिससे हम लोग को सस्ता भी मिल जाए और आसानी पूर्वक भी मिल जाए, क्वालिटी भी मिल जाए, तो उसको ना प्रेफर करेगा लोग। तो हम लोग यही बोलेंगे कि जो धातु हम लोग को सस्ता मिले जिस खनिज से, तो जिस खनिज से हम लोग को कहता है कि धातु सस्ता मिले और आसानी पूर्वक मिले, ज़रा समझिएगा। हमने बोला कि जिस खनिज से सुनिएगा ज़रा, हमने बोला कि जिस खनिज से धातु सस्ता एवं आसानी पूर्वक मिलता है, धातु सस्ता एवं आसानी पूर्वक मिलता है, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। क्या बोलेंगे, ओर्स। ओर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ओर्स का मतलब होता है अयस्क। ओर्स का मतलब क्या होता है, अयस्क। चलिए, तो ओर्स का मतलब हमने क्या बोला, अयस्क। तो अयस्क किसको बोलिएगा कि जिस खनिज से धातु आपको कहता है कि जिस खनिज से धातु आपको सस्ता और आसानी पूर्वक प्राप्त होता है, जिस खनिज से धातु आपको सस्ता और आसानी पूर्वक प्राप्त होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं अयस्क। क्या नाम देते हैं, अयस्क। तो आपको अयस्क भी अब तक समझ में आ चुका होगा। हमने आपको बोला दोस्तों कि अयस्क आपको डिफाइन करने के लिए कहेगा, तो अयस्क यदि आपको बोलेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि जिस खनिज से धातु सस्ता एवं आसानी पूर्वक प्राप्त होता है, जिस खनिज से धातु सस्ता एवं आसानी पूर्वक प्राप्त होता है, उसको क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। इससे भी हमको धातु मिला बट महंगा मिला और कठिनाई पूर्वक मिला, तो इसको हम लोग अयस्क नाम नहीं देंगे, इसको हम लोग अयस्क नाम नहीं देंगे। आखिर पहले हमने बोला ये भी दोस्तों खनिज था, हेमेटाइट भी खनिज था, मैग्नेटाइट भी खनिज है, दोनों आपको खनिज ही है, दोनों आपको क्या है, खनिज ही है। हमने बोला आपको कि हेमेटाइट भी खनिज है, मैग्नेटाइट भी खनिज है, हेमेटाइट भी खनिज है, मैग्नेटाइट भी खनिज है, परंतु हमने कहा कि हेमेटाइट से हमको सस्ता मिला, मैग्नेटाइट से हमको महंगा मिला, तो जिसे सस्ता मिलेगा उसी को बोलेंगे क्या, अयस्क। आखिर दोनों पहले था क्या, खनिज। तो क्या हमने इसको अयस्क नाम दिया, तो इसको हमने अयस्क बोला जाए तो हम लोग इसको नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इससे हम लोग महंगा इसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, महंगा मिल रहा है धातु। तो जिस खनिज से महंगा धातु मिलेगा उसको हम लोग अयस्क के रूप में प्रेफर अच्छा नहीं करते हैं। तो यदि आपसे बात किया जाए दोस्तों कि आखिर आपने इसको अयस्क बोला हेमेटाइट को, किसको, हेमेटाइट को, यदि आपने हेमेटाइट को अयस्क बोला तो मेरे को आप ये बता दीजिए कि आखिर अयस्क से पहले ही था कौन सी, खनिज था। अयस्क से पहले क्या था, खनिज था। अरे बोलिए ना भैया, अयस्क से पहले ही क्या था, खनिज था ना। तो अयस्क से पहले जब खनिज था तो बोल सकते हैं कि जितना अयस्क रहता है वो सब खनिज रहता है, जितना अयस्क रहता है जो सब कौची रहता है, खनिज रहता है। परंतु बोले हैं कि सौंसे खनिज अयस्क नहीं रहता है, क्योंकि सौंसे खनिज से हम लोग बात करेंगे, सभी खनिज से आप लोग को सस्ता धातु मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहेंगे कि सभी खनिज अयस्क नहीं है भैया, क्या कि सभी खनिज से अयस्क मतलब धातु सस्ता मिलने वाला नहीं है। और जब सभी खनिज से धातु सस्ता नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको अयस्क नहीं बोलेंगे, उसको अयस्क नहीं बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, हमने बोला कि सभी खनिज से भैया धातु सस्ता नहीं मिलेगा, और जब सभी खनिज से धातु सस्ता नहीं मिलेगा तो सबको हम लोग अयस्क नहीं बोलेंगे। अयस्क किसको बोलेंगे, जिस खनिज से धातु का मिलता है, सस्ता मिलता है, ओकरे नाम देते हैं ना अयस्क। बोलो ना भैया। हमने बोला कि जिस खनिज से धातु सस्ता एवं आसानी पूर्वक प्राप्त होता है, जिस खनिज से धातु सस्ता एवं क्या प्राप्त होता है, आसानी पूर्वक, उसको क्या बोलते हैं, अयस्क।
क्या बोलते हैं, अयस्क। भैया ये भी खनिज है, बट आपको हमने बोला कि इससे आपको धातु सस्ता भैया और आसानी पूर्वक मिलने वाला नहीं है। इससे मिलेगा कुछ महंगा, कठिनाई पूर्वक, इसीलिए इसको हम लोग अयस्क नाम नहीं देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमने बोला भैया कि खनिज किसको बोलेंगे और अयस्क किसको बोलेंगे। तो खनिज के बारे में अगर बोला जाएगा तो खनिज के बारे में बोलना कि वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त होता है तथा जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होता है उसी को खनिज कहेंगे। और यदि अयस्क बोलेगा तो बोलिएगा कि जिस खनिज से, बोलो जिस खनिज से, बहुत अच्छा, बोलिए एक बार फिर से, जिस खनिज से धातु सस्ता एवं आसानी पूर्वक प्राप्त होता है। बोलिए फिर से, जिस खनिज से धातु सस्ता एवं आसानी पूर्वक प्राप्त होता है उसको हम लोग नाम देते हैं अयस्क। क्या नाम देते हैं, अयस्क। तो चलिए आपको खनिज और अयस्क का डिफिनेशन भैया आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए तो आगे हम लोग समझते हैं। पहले आपको ये समझना हो कि आप लोग जो निकाल रहे हैं आखिर सब अंदर से निकाल रहे हैं। जो भी मटेरियल आपने मान लिया कि निकाला, जो भी आपने निकाला दोस्तों, तो पहले हमको ये बताइएगा, कोई मान ले कि यही आपको हेमेटाइट है, हेमेटाइट है, क्या है दोस्तों, हेमेटाइट। निकाले हैं, इसको कहाँ से निकाले हैं बताइए ना, अंदर से निकाले हैं। तो इसमें बालू मट्टी वगैरह ये सब होगा ना, इसमें मान लिया जाए कि आपको बालू होगा, मट्टी होगा, बहुत सारे कुछ होगा, ऐसा थोड़ी है कि सबसे लोहे एकरा में होगा। तो हमने बोला कि इसमें कुछ गंदगी भी होगा, बालू वगैरह होगा, लोहा के अलावा बालू हो गया, मिट्टी हो गया और बहुत सारे जो भी अगर होगा इसमें अंदर से निकाले हैं ना जी। अगर कुछ मान लिया जाए कि गाढ़ों को रख दीजिएगा अंदर, कुछ दिन के बाद तो में कुछ ना कुछ गंदगी तो बैठ ही जाएगा। बोलिए आप लोग। तो हमने आपको बोला कि जब अंदर से निकाले हैं तो उसमें उस अयस्कवा में भैया कुछ ना कुछ गंदगी होगा ना, अयस्क में कुछ ना कुछ क्या होगा, गंदगी होगा। तो हमने बोला कि जब अयस्क में जो गंदगी पाया जाता है, अयस्क में जो कुछ गंदगी पाया जाता है, सुनिएगा, हमने बोला कि अयस्क में जो गंदगी पाया जाता है इसी को नाम देते हैं दोस्तों गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। तो आपसे अगर क्वेश्चन देगा कि गैंग किसको बोलेंगे, तो अयस्क में जो गंदगी, गंदगी माने बोलेंगे अशुद्धि, गंदगी माने क्या, अशुद्धि। अरे गंदगी माने क्या बोलेंगे भैया, अशुद्धि। तो आपको बोलना पड़ेगा कि अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है, अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसी को बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। बोल दीजिए एक बार फिर से, अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है, बहुत अच्छा, फिर से बोलिए, अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं भैया जी गैंग। क्या बोलेंगे, गैंग। बहुत अच्छा, फिर से बोल दीजिए, अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे गैंग। तो आप लोग को बोले आ चुका होगा अब तक गैंग किसको कहेंगे। तो हमने आपको बोला कि जो भैया अंदर से निकालेगा तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी रहेगा, और जब गंदगी रहेगा तो उसी को बोलेंगे अशुद्धि। क्या बोलेंगे, अशुद्धि। तो अयस्क में जो आपका जो अशुद्धि है उसको नाम पड़ेगा गैंग। क्या बोलेंगे, गैंग। चलिए आपको बोले आ गया होगा अब तक, आपको खनिज भी बोलने आ गया, अयस्क भी आ गया और गैंग भी आ गया। अब भैया आप गंदगी है तो गंदगी उसको साफ कीजिएगा ना, अरे गंदगी है तो उसको साफ करेंगे ना। तो जब गंदगी है तो उसको यदि आप साफ कीजिएगा तो साफ करने के लिए कोई ना कोई पदार्थ यूज कीजिएगा, साफ करने के लिए कोई ना कोई क्या यूज कीजिएगा, पदार्थ यूज कीजिए। हमने बोला कि यदि आपके पास जो गंदगियाँ है तो गंदगियाँ को साफ करे ला कोई ना कोई पदार्थ यूज करमहू ना। तो जैसे मान लिया जाए कि जैसे कपड़ा आप लोग पहनते हैं, हम लोग तो पहनते हैं तो गंदा नहीं होता है जी, गंदा होता है तो का इसी पानी में डाले या निकाल दिए साफ हो गया। और ले क्या करता है, साबुन सरफ मार धर के रगड़ता है तबे तो जाके साफ होता है ना, ऐसे साफ हो जाता है, बताइए ना जरा आप। तो हमने बोला कि जो अयस्कवा में जो अशुद्धिया था ओकरा आपने बोला गैंग, तो अयस्क में जो अशुद्धि था उसको आपने क्या बोला, गैंग। तो हमने बोला कि वो अयस्क में जो अशुद्धि है उसको हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे, कोई ना कोई पदार्थ यूज करेंगे। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को आपने नाम क्या दिया भैया, गैंग नाम दिया। अरे बोल भैया, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को आपने नाम क्या दिया, गैंग नाम दिया। और जब गैंग नाम दिया तो हमने आपको बोला कि आपका जो अशुद्धि है, आपका क्या है, जो अशुद्धि है अयस्कवा के अंदर, तो अयस्कवा के अंदर जो अशुद्धि है उसको तो आपने बोल दिया गैंग। और जब गैंग बोल दिया तो यह अशुद्धि को दूर करने के लिए, यह शुद्धि को दूर करने के लिए कोई पदार्थ का उपयोग कीजिएगा ना जी। यह शुद्धि को दूर करने के लिए जो पदार्थ का उपयोग कीजिएगा ना कोई पदार्थ के, तो ओकरे नाम पड़ता है दोस्तों फ्लक्स। का बोलेंगे, फ्लक्स। बोलेंगे का, फ्लक्स। बोलिए तो उसी का नाम पड़ता है फ्लक्स, उसी का नाम पड़ेगा फ्लक्स। क्या बोलेंगे, फ्लक्स, FLUX। जैसे नहाने के लिए लक्स साबुन यूज करता है तो यहाँ ओकरो से साफे होता है तो एकरा फ्लक्स बोल दिया। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, अयस्क में बोलिए तो
अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। गैंगवा का मतलब यह अशुद्धिया को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं ओकरे बोलते हैं भैया फ्लक्स। ओकरे क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो बता कि फ्लक्स बोले आया कि ना आया? फ्लक्स बोले आया ना? अरे फ्लक्स बोले आया, बोलिए ना जरा। तो हमने बोला कि अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको गैंग बोला, और अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको जब आपने गैंग बोला तो उसको हटाने के लिए, अशुद्धि को हटाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। अब भैया यदि आप समझ रहे हैं तो कहता है कि गैंग और फ्लक्स को मिला दीजिए। तो गैंग और फ्लक्स आपस में मिल करके कहता है कि जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग नाम देते हैं दोस्तों धातु मल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? धातु मल। बोलो भैया उसको क्या नाम देंगे? धातु मल। तो हमने आपको बोला कि गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी का नाम पड़ता है धातुमल। क्या नाम पड़ता है? धातुमल। तो चलिए आपको ये भी बोलने आ रहा होगा कि गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग बोलते हैं धातुमल। क्या बोलेंगे? धातुमल। तो चलिए आपको यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि खनिज किसको बोलेंगे, अयस्क किसको बोलेंगे, गैंग किसको बोलेंगे, फ्लक्स किसको बोलेंगे और धातु मल किसको बोलेंगे। तो हमने बोला कि अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको गैंग बोलेंगे, अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करेंगे उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। और बोला कि गैंग और फ्लक्स आपस में मिलेगा तो जिस पदार्थ का निर्माण होगा उसी का नाम पड़ेगा धातुमल। उसी का नाम क्या पड़ेगा? धातुमल। उसका नाम क्या पड़ेगा? धातुमल। तो चलिए हम लोग बात करें दोस्तों तो हम लोग सीख लिए खनिज केकरा कहेंगे, अयस्क केकरा कहेंगे, और गैंग भी हमने आपको समझाया, गैंग किसको कहेंगे, फिर फ्लक्स किसको कहेंगे, और फिर आप लोगों को बताया दोस्तों कि धातु मल किसको कहेंगे। तो चलिए पहले ये बताइए कि गैंग समझ में आया, फ्लक्स समझ में आया, धातु मल समझ में आया। अब ये सब अगर हो गया दोस्तों तो हम लोग बात करते हैं इसके बाद यदि बात कीजिएगा दोस्तों मेरे मित्रों, मेरे प्यारे सखा, मेरे बंधुओं, पहले तो आपको ये बता कि इतना समझ में आया कि ना आया। अगर इतना समझ में आया तो हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बोले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण। कोई भी खनिज हो, कोई भी अयस्क हो, उससे निकालेंगे धातु। क्या निकालेंगे? धातु। और भी निकालेंगे तो कैसन धातु? तो शुद्ध धातु। कैसन? अरे बोला भैया शुद्ध धातु। बोलो शुद्ध धातु। कौन धातु? शुद्ध धातु। किस से निकालेंगे? अयस्क से। किस से निकालेंगे? अयस्क से। तो अयस्क से हम लोग निकालते हैं शुद्ध धातु। कौन धातु? शुद्ध धातु। चलिए तो आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात को। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि यदि आपके पास अयस्क है, आपके पास क्या है? अयस्क। यदि आपके पास अयस्क है तो ये अयस्क से हम निकालना चाहते हैं भैया शुद्ध धातु। कौन धातु? शुद्ध धातु। समझिएगा, ये अयस्क से हम निकालना चाहते हैं शुद्ध धातु। इस अयस्क से निकालना चाहते हैं कौन धातु? शुद्ध धातु। जब इस अयस्क से हम लोग निकालना चाहते हैं शुद्ध धातु, बोलिएगा तो शुद्ध धातु, तो अयस्क से शुद्ध धातु निकालने में कोई ना कोई प्रक्रिया होगा ना। तो अयस्क से शुद्ध धातु निकालने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, जो प्रोसेस अपनाया जाता है, अयस्क से शुद्ध धातु निकालने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, जो प्रोसेस अपनाया जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं धातु कर्म। क्या नाम देते हैं? धातु कर्म। तो पहले तो समझ लीजिएगा, हमने बोला कि अयस्क से निकालना है शुद्ध धातु, अयस्क से निकालना है शुद्ध धातु। तो अयस्क से शुद्ध धातु निकाले में कोई प्रक्रिया लगेगा ना जी? अरे बोलो ना, प्रक्रिया लगेगा ना। तो एकरे नाम पड़ता है धातु कर्म। क्या नाम पड़ता है? धातु कर्म। इसी का नाम पड़ेगा आपको धातु कर्म। क्या नाम पड़ेगा? धातु कर्म। तो हमने बोला कि अयस्क से शुद्ध धातु निकालने में, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी का नाम पड़ता है आपको धातु कर्म। क्या नाम पड़ेगा? धातु कर्म। तो चलिए धातु कर्म आपको बोलने आ चुका होगा अब तक। तो हमने बोला कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं धातु कर्म। क्या बोलेंगे? धातु कर्म। अब कहता है कि धातु कर्म में भी कुछ न कुछ प्रक्रिया होता है, धातु कर्म में भी
कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रक्रिया होता है। तो धातु कर्म में आपको कहता है कि 4 प्रक्रिया होता है। धातु कर्म में कितने प्रक्रिया होता है, 4 प्रक्रिया होता है। चलिए आपको 2 अंक में क्वेश्चन देगा कि धातु कर्म किसको कहेंगे, इसमें कौन कौन सा प्रक्रिया होता है। तो आपको बोलना होगा भैया कि अयस्क से शुद्ध धातु, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी को बोलते हैं धातु कर्म। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, धातु कर्म। अब धातु कर्म में क्या प्रक्रिया, तो 4 प्रक्रिया, 1 2 3 4 लिखा। पहला कहता है भैया कि अयस्क का सांद्रण, क्या कहता है, अयस्क का सांद्रण। तो पहला आपको कहता है कि अयस्क का सांद्रण। चलिए तो आपको पहला याद हो चुका होगा, पहला प्रक्रिया क्या है, अयस्क का क्या, सांद्रण। दूसरा कहता है ऑक्साइड की प्राप्ति, दूसरा क्या कहता है, ऑक्साइड की प्राप्ति। चलिए हमने दूसरा लिखा किसकी प्राप्ति, ऑक्साइड की प्राप्ति, ऑक्साइड की प्राप्ति। चलिए ऑक्साइड की प्राप्ति, एक बार फिर से बोल दीजिए, पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा कहता है ऑक्साइड की प्राप्ति, और तीसरा आपको कहता है भैया कि धातु की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, धातु की प्राप्ति। तो तीसरा आपको बोलता है धातु की प्राप्ति। तो तीसरा आपको याद हो गया होगा, हमने पहला बोला कि अयस्क का सांद्रण, दूसरा ऑक्साइड की प्राप्ति, तीसरा धातु की प्राप्ति, और चौथा कहता है हम लोग को धातु का शुद्धिकरण। चौथा कहता है धातु का शुद्धिकरण, चौथा क्या कहता है, धातु का शुद्धिकरण। तो चलिए, तो हमने बोला कि धातु कर्म में क्या प्रक्रिया, तो 4 प्रक्रिया कौची कौची भैया, तो अयस्क का सांद्रण, ऑक्साइड की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति और धातु का शुद्धिकरण। धातु का क्या, शुद्धिकरण। तो हमने आपको नाम दिया कि धातु कर्म कहेंगे किसको, धातु कर्म आखिरकार कहेंगे हम लोग किसको, तो बोलना पड़ेगा ना कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म में क्या प्रक्रिया, 4 प्रक्रिया, अयस्क का सांद्रण, और दूसरा धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति, तीसरा कहता है कि आपको धातु की प्राप्ति, और चौथा कहता है धातु का शुद्धिकरण। धातु का क्या, शुद्धिकरण। तो चलिए आपको जो भी आपको इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो पहला जो आपको लिखा गया है, देखिए प्रक्रिया में कि अयस्क का सांद्रण, अयस्क का क्या, सांद्रण। चलिए पहला लिखा गया है दोस्तों कि अयस्क का सांद्रण, क्या बोला, अयस्क का सांद्रण। तो पहला प्रक्रिया आपको लिखा गया है अयस्क का सांद्रण। फिर से बोलिएगा, अयस्क का सांद्रण। तो पुनः मैं बोलता हूँ अयस्क का सांद्रण, फिर से बोलिएगा अयस्क का सांद्रण, बोलिए अयस्क का कोई चीज, सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण लिखा, तो अयस्क का सांद्रण कहेंगे किसको, तो आपको पहले इसको डिफिनेशन यदि आपको बोलना कहे तो आपको कहता है कि अशुद्ध अयस्क से, बोलिए तो अशुद्ध अयस्क से, अशुद्ध अयस्क से, कौन अयस्क से, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी को कहते हैं अयस्क का सांद्रण। उसी को क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण। तो हमने बोला कि अयस्क का सांद्रण यदि बोलेगा तो अशुद्ध अयस्क से, बोलिएगा तो अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी को बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। उसको क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण। तो चलिए आपको अयस्क का सांद्रण भी अब तक बोलने आ चुका होगा कि अयस्क का सांद्रण कहते हैं किसको, तो अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसको बोलते हैं अयस्क का क्या, सांद्रण। ऐसे अयस्क का सांद्रण का मेथड होता है दोस्तों, किस प्रकार करते हैं उसका नाम मैं लिख देता हूँ। आपको स्टैंडर्ड 10th पे आपको ये सब पढ़ना नहीं है, क्लास 10th में कि मेथड इसका क्या है, एनसीईआरटी हम लोग को बुक में दिया नहीं है। चलिए इसका नाम कम से कम आप लोग लिख लीजिए कि अयस्क का सांद्रण की कौन कौन सी विधि है। तो अयस्क के सांद्रण के दोस्तों यदि बात करें तो एक विधि आपको आता है फेन प्लवन विधि। कौन विधि, फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि हो जाएगा, फेन क्या हो जाएगा, प्लवन विधि। उसके बाद यदि बात कीजिएगा तो दूसरा आपको होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। बोलिएगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि,
चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसके बाद यदि बात कीजिएगा दोस्तों तो एक होता है आपको द्रवीय धावन विधि। द्रवीय धावन विधि, द्रवीय क्या बोला, धावन विधि, तो द्रवीय धावन विधि। और हम लोग बात कर सकते हैं तो फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, द्रवीय धावन विधि। कम से कम इतना नाम याद रख सकते हैं आप लोग कि आपको कौन कौन से विधि से आपको अयस्क का सांद्रण होता है। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि अयस्क का सांद्रण पहले कहते हैं किसको, तो हमने बोला कि अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसको कहते हैं अयस्क का क्या, सांद्रण। फिर से सुन लीजिएगा, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क का क्या, सांद्रण। अब बोला कि अयस्क का सांद्रण आपको अगर बोला तो कौन कौन मेथड से करेंगे, तो फेन प्लवन विधि से करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि से करेंगे, द्रवीय धावन विधि से करेंगे। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यदि पूछा जाए तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को बनता है कि जो दोस्तों फेन प्लवन विधि है, कौन विधि, फेन प्लवन विधि, तो इसके द्वारा कहता है कि सल्फाइड अयस्क का, क्वेश्चन यदि देगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि से किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा, द्रवीय धावन विधि हो जाएगा। ये सब किसका विधि है, तो अयस्क का सांद्रण करने का। तो अयस्क का सांद्रण किसको कहेंगे, ये भी आपको बोलने आ चुका होगा कि अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी को बोलते हैं अयस्क का क्या, सांद्रण। अब दूसरा लिखा था दोस्तों ऑक्साइड की प्राप्ति, ऑक्साइड की क्या प्राप्ति। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको कहता है दूसरा ऑक्साइड की प्राप्ति। बोलिएगा तो आप लोग ऑक्साइड, बहुत अच्छा, एक बार और बोल दीजिए, ऑक्साइड की प्राप्ति। बोल दीजिए एक बार पुनः, ऑक्साइड की क्या प्राप्ति। तो ऑक्साइड की प्राप्ति जो दूसरा लिखा गया है भैया, तो ऑक्साइड की प्राप्ति के लिए आपको कहता है कि ऑक्साइड की प्राप्ति हम लोग दो मेथड से करते हैं। कितना मेथड से करते हैं, दो मेथड से करते हैं। एक मेथड का नाम है दोस्तों, यदि बात किया जाए तो एक मेथड का नाम आपको कहता है कि जब पहला यदि मेथड की बात करें तो ऑक्साइड की प्राप्ति हम लोग कितने विधि से करेंगे, दो विधि से करेंगे। ऑक्साइड की प्राप्ति हम लोग कितने विधि से करेंगे, तो दो विधि से करेंगे। एक का नाम आपको कहता है बाबू दोस्तों, यदि बात किया जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं रोस्टिंग। अंग्रेजी में क्या बोलेगा, रोस्टिंग, बोला ना जी, रोस्टिंग। क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग को हम लोग बोलते हैं जारन। क्या बोलेंगे, जारन, या इसी को बोलते हैं भर्जन। इसी को क्या बोलते हैं, भर्जन। तो जारन बोला जाए या तो भर्जन बोला जाए। बी में यदि बात करें दोस्तों तो बी जो हम लोग का जो है, तो बी जो हम लोग का जो है मित्रों, तो बी में हम लोग कहता है, बी में कहता है कैल्सिनेशन। बोलिएगा तो कैल्सिनेशन। फिर से बोल दीजिए एक बार, बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं, कैल्सिनेशन। एक बार पुनः बोल दीजिए, कैल्सिनेशन। तो इसका नाम पड़ेगा दोस्तों निस्तापन। क्या बोलेंगे, निस्तापन। तो चलिए हमने बोला कि आपको एक हो जाएगा जारन और दूसरा हो जाएगा निस्तापन। एक हो जाएगा जारन और दूसरा हो जाएगा निस्तापन। एक हो जाएगा जारन, दूसरा हो जाएगा क्या, निस्तापन। फिर से बोल दीजिएगा, एक जारन तो दूसरा क्या, निस्तापन। एक हो जाएगा जारन तो दूसरा हो जाएगा क्या, निस्तापन। क्या हो जाएगा, निस्तापन। तो चलिए, तो जारन किसको बोलेंगे और निस्तापन किसको बोलेंगे। पहले तो आपको ये समझना होगा जारन के बारे में। तो कहता है कि जो आपने अयस्क का सांद्रण किया, तो अयस्क का तो अब सांद्रण हो चुका है, अयस्क का सांद्रण हो चुका है। तो सांद्रित जो अयस्क मिला, सांद्रित अयस्क, तो सांद्रित अयस्क को कहता है, सांद्रित अयस्क को, किसको, सांद्रित अयस्क को कहता है कि वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, गर्म करने की विधि को हमने बोला कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या बोलेंगे, जारन बोलेंगे।
तो आपको बोलने आ चुका होगा अब तक कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या बोलेंगे, जारण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, तो जारण हो जाएगा। तो आपको कहता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को जारण कहा जाता है। अब यदि आप लोग को ई अगर बोले आ गया तो निस्तापन भी आप लोग अब बोल सकते हैं। इसको कहता है कि सांद्रित अयस्क को, बोलिएगा तो एक बार पुनः, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि का नाम पड़ता है निस्तापन। क्या नाम पड़ता है, निस्तापन। फिर से बोल दीजिएगा, निस्तापन। तो हमने बोला कि जो धातु का ऑक्साइड होता है, तो धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति आप क्या विधि से कीजिएगा, दो विधि से कीजिएगा। एक का नाम था जारण, दूसरा का नाम था निस्तापन। तो जारण किसको बोला कि सांद्रित अयस्क को, किसको बोला, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, गर्म करने की विधि को जारण या भर्जन कहते हैं। जारण या क्या कहते हैं, भर्जन करते हैं। और यदि बात किया जाए निस्तापन, निस्तापन क्या बोलेंगे, निस्तापन। तो निस्तापन कहता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या बोलेंगे, निस्तापन। फिर से सुन लीजिए, जो हमारा सांद्रित अयस्क है, कौन अयस्क है, सांद्रित अयस्क है। तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की जो विधि होगा उसको बोलेंगे जारण। और कहता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि को निस्तापन कहेंगे। क्या कहेंगे, निस्तापन। चलिए मेरे साथियों, आपको अब तक बोलने आ चुका होगा जारण किसको बोलेंगे और निस्तापन किसको बोलेंगे। तो हमने आपको बोला कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, गर्म करने की विधि को, तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को जारण बोलेंगे, जबकि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि को निस्तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निस्तापन कहा जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा दोस्तों, जारण का लिखा। यदि बात किया जाए तो पहला आपका मेथड था जारण, क्या था दोस्तों, जारण। तो आपने कहा कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, किसको, सांद्रित अयस्क को, किसको, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को आपने बोला जारण। इसका हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे हमने लिखा ZnS, जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। ZnS को क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। बोलिएगा सारे लोग, जिंक ब्लेंड। तो ZnS को हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड। इसको कहता है कि वायु की उपस्थिति में आपने हीट किया, गर्म किया, तो आपको यहाँ से बन गया ZnO प्लस SO2, ZnO प्लस SO2। इसी प्रक्रिया का नाम पड़ता है जारण। इसी प्रक्रिया का नाम क्या पड़ता है, जारण। तो इसी प्रक्रिया का नाम पड़ता है मेरे मित्रों जारण। तो हमने बोला कि ZnS जो बोला, ZnS बोलिएगा तो ZnS, हमने क्या बोला, ZnS। तो आपने जब ZnS बोला होगा यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अब तक कि जो हमने ZnS लिखा है, क्या लिखा है, ZnS। जब ZnS लिखा है दोस्तों, तो ZnS की बात यदि आप कीजिएगा तो उसका नाम है जिंक ब्लेंड। क्या नाम है, जिंक ब्लेंड। तो ZnS का नाम क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेंड। फिर से बोल दीजिए, जिंक ब्लेंड। उसको आपने वायु की उपस्थिति में गर्म किया, उसको आपने वायु की उपस्थिति में गर्म किया। ZnS को आपने वायु की उपस्थिति में क्या किया, गर्म किया। तो ZnS को आपने जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो हम लोग को मिला जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 मतलब क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 मतलब क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। देख सकते हैं आप लोग को वहाँ लिखा गया है। हमने बोला कि ZnS मतलब जिंक ब्लेंड था, तो जिंक ब्लेंड को आपने वायु की उपस्थिति में गर्म किया, जिंक ब्लेंड को आपने वायु की उपस्थिति में गर्म किया। तो वायु की उपस्थिति में जब आपने गर्म किया तो इसी को हम लोग बोलते हैं जारण। तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की जो विधि होता है, इसी का नाम पड़ता है जारण। क्या नाम पड़ता है, जारण। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जारण किसको बोलेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में
गर्म करने की विधि को जारण बोलेंगे। और हमने बोला कि ZnH+O2 आपको बन गया ZnO+SO2। यदि आप निस्तापन की बात कीजिएगा तो वायु की अनुपस्थिति में, जैसे हमने लिया दोस्तों CaCO3, इसको आप लोग बोलते होंगे चूना पत्थर, या इसी को बोलते होंगे आप लोग खड़िया, या इसी को आप लोग बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। इसको यदि आप लोग गर्म कीजिएगा, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? गर्म कीजिएगा, तो यहाँ से बनेगा CaO+CO2। CaO+ क्या? CO2। CaO+CO2। अब बताइएगा कि हमने कहा कि यहाँ वायु नहीं रखा, यहाँ पे वायु रखा था, बट यहाँ हमने वायु नहीं रखा। यहाँ जो आपको निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आपका जो गैस निकला है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ जो आपको गैस निकला है इसको आपने बोला सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोला दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए आपको यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि जारण किसको बोलेंगे, निस्तापन किसको बोलेंगे। यदि आपको 2 अंक में क्वेश्चन आ जाएगा कि जारण क्या है, निस्तापन क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को जारण या भर्जन कहा जाता है। जारण हम लोग में कर रहे हैं दोस्तों, तो जारण हम लोग कहता है कि जनरली सल्फाइड अयस्क का करते हैं। कौन अयस्क का? सल्फाइड अयस्क का हम लोग जारण करते हैं। और जबकि बात करेगा निस्तापन तो हम लोग कार्बोनेट अयस्क का करते हैं। किसका करते हैं? कार्बोनेट। आपको CO3 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ S मतलब सल्फर आपको दिखाई दे रहा होगा। जब जिसमें सल्फर रहेगा उसको बोलेंगे सल्फाइड अयस्क, और जिसमें कार्बोनेट रहेगा उसको बोलेंगे कार्बोनेट अयस्क। जारण में आपने निकाला दोस्तों SO2 अशुद्धि के रूप में, तो जारण में कहता है कि अशुद्धि के रूप में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। जबकि निस्तापन में आपको कहता है कि अशुद्धि के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। तो आपको जारण भी क्लियर हो गया, निस्तापन भी क्लियर हो गया। जारण और निस्तापन में एक बार पुनः मैं बोल देता हूं कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को जारण कहते हैं। अब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि को निस्तापन कहेंगे। जारण कहता है कि सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, निस्तापन कहता है कि आपको कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। जारण में आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में शुद्ध निकलता है, निस्तापन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में शुद्ध निकलता है। तो चलिए प्यारे मित्रों, तो हमने आपको अयस्क का सांद्रण बताया, धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति बताया, और तीसरा आपको था धातु की प्राप्ति। तीसरा क्या था? धातु की प्राप्ति। तो तीसरा के बारे में यदि बात करें तो तीसरा आपको था धातु की प्राप्ति। तीसरा क्या था? धातु की प्राप्ति। तो तीसरा आपको था दोस्तों धातु की प्राप्ति। चलिए मित्रों, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे धातु की प्राप्ति के बारे में जरा। तो बोलता है कि धातु की प्राप्ति हम लोग करते हैं 2 मेथड से। क्या मेथड से? धातु की प्राप्ति भी हम लोग करते हैं कितने मेथड से? 2 मेथड से। एक का नाम आपको कहता है, एक का नाम है आपको प्रगलन विधि। एक का नाम क्या है? प्रगलन विधि। एक का नाम क्या है? प्रगलन विधि। और दूसरा का नाम आपको कहता है कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि। एल्यूमिनोथर्मिक विधि। दूसरा का नाम क्या है? एल्यूमिनोथर्मिक विधि। तो पहले तो आप लोग देख सकते हैं दोनों विधि से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? धातु की प्राप्ति करेंगे। दोनों विधि से क्या प्राप्त करेंगे? धातु की प्राप्ति करेंगे। तो प्रगलन विधि जो कहता है कि यदि धातु की प्राप्ति करने के लिए, धातु की प्राप्ति किससे करेंगे? तो ऑक्साइड से करेंगे। ये तीसरा चरण है आपको, ये क्या चरण था? दूसरा चरण था। तो कहता है कि धातु की प्राप्ति करेंगे किसको से? ऑक्साइड से। तो बोलता है कि धातु के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए, धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए जब कार्बन का उपयोग किया जाता है, जब किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए जब कार्बन का उपयोग किया जाता है तो उसी का नाम पड़ता है प्रगलन विधि। क्या नाम पड़ता है? प्रगलन विधि। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे लिख दिया ZnO+C। ZnO+C यहाँ पे देख सकते हैं कि C मतलब कार्बन है, C माने क्या? कार्बन। तो यहाँ से आपको मिल गया Zn+CO। Zn+ क्या मिला? CO। तो मेरे को ये बताइएगा कि यहाँ जो जिंक ऑक्साइड था इसमें आपको ऑक्सीजन था, बट अब जिंक के साथ ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीजन चला गया। तो यहाँ बोलेंगे कि धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया। इसको हटाने के लिए हमने उपयोग क्या किया? तो कार्बन का उपयोग किया। तो वही बोलता है कि धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए,
धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए जब कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का उपयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रगलन विधि। तो धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए जब कार्बन का उपयोग करते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रगलन विधि। क्या बोलेंगे? प्रगलन विधि। और यदि बात करें एल्यूमिनोथर्मिक विधि में, तो कहता है कि धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए जब एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। तो इसी का नाम पड़ता है एल्यूमिनोथर्मिक विधि। एल्यूमिनोथर्मिक विधि। तो हमने बोला कि धातु के ऑक्साइड से, बोल लीजिएगा, धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए जब एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है तो इसको एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमने लिखा Cr2O3 प्लस में Al लिखा है यहाँ पे, तो आप लोग लिख सकते हैं Cr प्लस Al2O3। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन था, बट हमने यहाँ एल्यूमिनियम के साथ इसकी अभिक्रिया कराया तो यहाँ पे क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन जो था चला गया। तो हम लोग बात करेंगे कि धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए जब एल्यूमिनियम का उपयोग करेंगे तो इसी को बोलेंगे एल्यूमिनोथर्मिक विधि। तो इस तरह से आपको दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को धातु की प्राप्ति हो गई। तो तीसरा चरण में आपको था धातु की प्राप्ति, और लास्ट चरण है दोस्तों धातु का शुद्धिकरण। धातु जब मिल गया तो लास्ट चरण था आपको धातु का शुद्धिकरण। क्या था? धातु का शुद्धिकरण। तो धातु का शुद्धिकरण कहता है कि अशुद्ध धातु, चाहे बोल सकते हैं धातु में उपस्थित अशुद्धि, डायरेक्ट बोल दीजिए, धातु में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं धातु का शुद्धिकरण। तो धातु में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसी का नाम पड़ता है धातु का शुद्धिकरण। तो चलिए, आपको इतना बात तो याद रखना पड़ेगा। हम लोग क्या क्या पढ़ें इसको एक बार मैं बोल देता हूँ। हमने आपको दोस्तों बताया, सबसे पहले खनिज कहते हैं किसको, उसके बाद हमने बताया कि अयस्क किसको कहते हैं, उसके बाद हमने बताया कि गैंग किसको कहते हैं, उसके बाद हमने बताया दोस्तों कि फ्लक्स किसको कहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि धातु मल किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े दोस्तों कि आखिर यदि इतना हो जाएगा तो अयस्क का सांद्रण किसको कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़े धातु कर्म किसको कहते हैं, धातु कर्म किसको कहते हैं। और धातु कर्म में हम लोग 4 मेथड पढ़े हैं, अयस्क का सांद्रण, ऑक्साइड की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति और धातु का शुद्धिकरण। तो इस तरह से हम लोग को धातु की प्राप्ति हो जाती है। चलिए, तो इसके तत्पश्चात यदि बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग एक छोटा सा और समझ लेते हैं, एक चीज़ और हम लोग समझते हैं, अयस्क का वर्गीकरण। अयस्क का वर्गीकरण थोड़ा सा देख लीजिए, 2-5 मिनट का टॉपिक है, अयस्क का वर्गीकरण। अयस्क का वर्गीकरण, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अयस्क का वर्गीकरण करेंगे। तो अयस्क कहता है दोस्तों कि 4 प्रकार के होता है। एक होता है ऑक्साइड अयस्क, एक क्या होता है? ऑक्साइड अयस्क। एक क्या होता है? ऑक्साइड अयस्क। दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क। दूसरा क्या होता है? सल्फाइड अयस्क। दूसरा क्या होता है? सल्फाइड अयस्क। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा आपको कहता है कि तीसरा आपको होता है कार्बोनेट अयस्क। कौन अयस्क? कार्बोनेट अयस्क। तो तीसरा हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क। फिर से बोल दीजिए, कार्बोनेट अयस्क। चौथा क्या होता है? तो चौथा आपको कहता है, पहला तो हो गया ऑक्साइड अयस्क, दूसरा आपको हो गया सल्फाइड अयस्क, तीसरा होता है कार्बोनेट अयस्क, और चौथा की बात कीजिएगा तो होता है हैलाइड अयस्क। क्या होता है? हैलाइड अयस्क। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला हो सकता है, 1-2 पूछ दे, एग्जाम में मिल सकता है। तो सबसे पहले तो बोला कि अयस्क का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमने बोला कि अयस्क का यदि आप वर्गीकरण कर रहे हैं, किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? अयस्क का। यदि आप लोग अयस्क का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, चलिए, तो आप लोग अयस्क का यदि वर्गीकरण कीजिएगा, किसका? अयस्क का। तो अयस्क का यदि आप वर्गीकरण कीजिएगा तो कितने टाइप में किए? तो 4 टाइप में किया, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। इसका यदि डिफिनेशन बोला जाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि जिस अयस्क में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिस अयस्क में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिस अयस्क में ऑक्सीजन पाया जाता है उसको ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार लिख लीजिएगा, जिस अयस्क में ऑक्सीजन पाया जाता है
उसको ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जिस अयस्क में ऑक्सीजन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड अयस्क। चलिए सल्फाइड को मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। कहता है जिस अयस्क में आपको सल्फर पाया जाता है, जिस अयस्क में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, उसको बोलते हैं सल्फाइड अयस्क। जिस अयस्क में सल्फर पाया जाता है उसको बोलेंगे सल्फाइड अयस्क। क्या बोलेंगे? सल्फाइड, बोलो ना यार, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। तो जिस अयस्क में आपको सल्फर पाया जाता है उसको बोलेंगे सल्फाइड अयस्क। देखो अर्जुन की तरह अपना निशाना रखो, चूक ना पाए। आपको बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना होगा। एकदम आँख रखो वहीं पर कि एकदम आँखें में मारना है तो मारना है। इन्हें कि इधर उधर दिमाग भटकाते रहिए तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं नवंबर भी ख़त्म हो चुका है, दिसंबर आने वाला है, जनवरी आएगा तुरंत चला भी जाएगा और फरवरी में आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा। तो इसलिए आप लोग टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार हो सकता है उसको देख के याद कर लीजिए। ऐसे मैं दो चार बार बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद भी हो जाएगा। अभी आप लोग की जिम्मेवारी है कि आप लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? समझिए ज़रा, खाली समझते हैं ये नहीं, खाली घूमते हैं। चलिए देखिए इधर, तो जिस अयस्क में आपको कहता है कि सल्फर पाया जाता है उसको कहते हैं सल्फाइड अयस्क। और जिस अयस्क में कहता है कि कार्बोनेट पाया जाता है, कार्बोनेट पाया जाता है, उसी को बोलते हैं कार्बोनेट अयस्क। और जिस अयस्क में आपको कहता है कि हैलोजन तत्व पाया जाता है, कौन तत्व? हैलोजन तत्व पाया जाता है, उसको बोलेंगे हैलाइड अयस्क। क्या बोलेंगे? हैलाइड अयस्क। चलिए इसको एग्जाम्पल कुछ दे देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा दोस्तों Fe2O3, इसको आप लोग बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है। जैसे हमने बोला सेकंड एग्जांपल Fe3O4, Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तो बोल सकते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ, तो हो सकता है यहाँ पे आप लोग बोलिएगा दोस्तों कि यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी कुछ ऑक्सीजन है। जब जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसको ऑक्साइड अयस्क बोलेंगे। चलिए हम लोग का सल्फाइड अयस्क के एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। तो सल्फाइड अयस्क में जैसे हम लोग बात किया, जैसे लिखा है ZnS, जिसको आपने बोला था जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। तो क्वेश्चन देगा कि जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट और मैं लिख देता हूँ, आप लोग सुने होंगे Al2O3 इंटू 2H2O। बोलिएगा तो Al2, बोलिएगा तो Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। इसको आप लोग बोलते होंगे बॉक्साइट। क्या बोलते होंगे? बॉक्साइट। बोल दीजिए बॉक्साइट। और आप लोग को पता होगा कि आप लोग को बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से लोहा मिलेगा। लोहा क्या है तो लोहा मिलेगा, हटाइए ना, इतना क्या सोचना है। चलिए तो ZnS हमने लिखा, इसको आप लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड। तो देखिए भैया यहाँ पे आप लोग को सल्फर दिखाई पड़ रहा होगा, तो सल्फर जिसमें पाया जाता है उसी को बोलते हैं सल्फाइड अयस्क। क्या बोलते हैं? सल्फाइड अयस्क। हमने बोला दोस्तों यहाँ पे HgS। क्या बोला? HgS। इसका आप लोग नाम बोलते हैं सीने बार। क्या बोलते हैं? सीने बार। क्या बोलते हैं? सीने बार। और एक होता है PbS, इसको बोलते हैं गैलेना। क्या बोलते हैं? गैलेना। PbS को क्या बोलेंगे? गैलेना। बोल दीजिए तो गैलेना। चलिए ठीक है, इतना एग्जाम्पल याद रखिए। तो आपसे क्वेश्चन है कि सीने बार का सूत्र क्या होता है, तो HgS होता है। गैलेना का सूत्र क्या होता है, तो PbS होता है। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, तो ZnS होता है। तो कार्बोनेट अयस्क का एग्जाम्पल भी कुछ कर लेते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क का हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि जिस अयस्क में कार्बोनेट पाया जाता है, भैया जी कार्बोनेट के सूत्र होता है CO3-2। बोल दीजिए तो CO3-2 किसका होता है? कार्बोनेट अयस्क का सूत्र होता है CO3-2, CO3-2। चलिए तो CO3-2 हो गया कार्बोनेट अयस्क का। तो हमने बोला कि कार्बोनेट अयस्क का यदि आप एग्जाम्पल देखिएगा तो हमने लिखा ZnCO3। बड़ा इंपॉर्टेंट, आप लोग ऑब्जेक्टिव देगा कि कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है। कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है? कैलेमाइन का सूत्र बोलेगा तो ZnCO3 हो जाएगा। अगर बोलेगा मान लिया जाए जिसे हमने बोला था अभी CaCO3, चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, एकदम इम्पोर्टेंट है। कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी उतने इम्पोर्टेंट है।
ये भी उतने इम्पोर्टेंट है। कहूँ पूछ देगा कि बॉक्साइट से क्या मिलता है तो बोलना पड़ेगा एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। बोलो ना, एल्यूमिनियम मिलता है। बोलेगा कि सीने बार किसका अयस्क है तो पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है तो लेड माने शीशा के अयस्क है। बोलो ना जी। अरे बोले में कहा जा रहा है, बोल देगा 2 मिनट तो भार पड़ रहा है। बोलो ना। जिंक Zn CO3 को आपने बोला कैलेमाइन बोला, CaSO3 को बोला चूना पत्थर। का बोला? चूना पत्थर। या इसी को बोलता है खड़िया, या इसी को बोलता है संगमरमर। क्या बोलता है? संगमरमर। और यदि बात करें तो एक होता है FeCO3, जिसको बोलेंगे आप लोग सीडेराइट। सीडेराइट, सीडेराइट बोला तो सीटीराइट मत बोल दिया हम कि सीटीराइट बस जाए थे। ये सीडेराइट है। क्या करे थे? लोहा के अयस्क या कार्बोनेट अयस्क है। क्या कि देख लो यहाँ CO3 यहूँ है, यहूँ है, यहूँ है, CO3 है। अजी है ना? बोलो ना। अब लास्ट हम लोग देखें हैलाइड एसिड, जिसमें हेलोजन तत्व पाया जाता है। हेलोजन तत्व मतलब बोलेंगे फ्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, या तो आयोडीन पाया जाता है। इसी को बोलेंगे हेलोजन तत्व। बोलो, हेलोजन तत्व। ठीक है, बहुत अच्छा। हैलाइड एसिड जिसमें हेलोजन तत्व पाया जाता है। जैसे भैया आप लोग सुनते होंगे NaCl, जिसको आप लोग बोलते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। रॉक साल्ट, या इसी को बोलते हैं टेबल साल्ट भी कुछ लोग। कौन साल्ट? टेबल साल्ट बोलते हैं। और यदि बात करें जैसे AgCl, इसको कुछ लोग बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो इसके बाद आपको Na3AlF6, Na3AlF6 से फ्लोरीन दिखाई दे रहा है जी, क्लोरीन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन दिखाई दे रहा है। हेलोजन तत्व है ये तो बोलिए ना कि है तो हैलाइड एसिड ना होगा। बड़ा लुर्गा बन रहे हैं आप लोग। हैलाइड एसिड नहीं होगा। हेलोजन तत्व जब दिखाई दे रहा है क्लोरीन है या फ्लोरीन है, जब हेलोजन है तो हैलाइड एसिड होगा। समझे में नहीं आता है, क्या करते हैं महाराज आप लोग। तो इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। चलिए, तो इस तरह से हम लोग अयस्क का वर्गीकरण किए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु वगैरह, जो भी इसका जो छोटे छोटे टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको क्या बोलूं, चलिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मेरी यही आशा होगी, यही अभिलाषा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए और पढ़िए। 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार देखना है जितना बार देखिए, और इसको यादें कर लीजिए, क्योंकि आखिरी बार है। इसके बाद आप लोग बात कीजिएगा तो इसके बाद आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत कम टाइम बचा हुआ, आप लोग को बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, यही हमारा विचार है। बस, धन्यवाद, थैंक यू। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा। जो भी होगा एकदम कमेंट अवश्य कीजिएगा, ये हम आप लोग से विनती करते हैं। और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, उसी के अनुकूल आपको कुछ इसमें सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।